नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है इसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए जो नया बैच स्टार्ट किए, उसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन का जो थ्योरी पार्ट था वो हो गया है, हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है रिलेशन के पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग फंक्शन पे आएंगे। तो फंक्शन का थ्योरी हालांकि डिस्कस कर लिए हैं, देन फंक्शन क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी लेंदी हो जाता है ना। रिलेशन तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं बनते, और जो भी बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ r इक्वल्स टू x comma y, x y are integer such that x minus y is divisible by 5, then R is option A not relation, option B an anti-Semitic relation, and C an equivalence relation, and option D is not reflexive relation. ठीक है, ये क्वेश्चन है। हालांकि अभी सब क्वेश्चन इजी हैं, देखते ही तुरंत टिक करने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए इसका सोल्यूशन भी। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई रिलेशन जो आज तरीके से डिफाइंड है, ऑर्डर पर x कम y सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। ये क्या होगा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा? ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो एक्चुअली ये जो रिलेशन है ये ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5 या डिविजिबल बाई ये सारा जो है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हाँ, इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं इसका। फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में रिफ्लेक्सिव को कैसे प्रूफ करेंगे, डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो लेक्चर को, आप पीछे जो है ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर, उसको आप देखेंगे तो डेफिनेशन सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एज यहाँ पे x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, रिफ्लेक्सिव केस में यानी सेम एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, ये बात ट्रू है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, x माइनस x दैट इज 0 है ना। Therefore R is reflexive। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो भी गिवन सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख लो पहले लेट x y z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, जो कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी x y z की। ठीक है, दूसरा पार्ट किया थे फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लेके क्या चलते हैं, लेट x कामा y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, x कामा y बिलोंग्स टू r का मतलब यानी x माइनस y इज डिविजिबल बाई 5 है ना। दिस इंप्लाई दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाई 5। अब हमें लाना क्या है, y कॉमा x बिलोंग्स टू r। ये तब आएगा जब y माइनस x इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई दो इंटीजर का डिफरेंस कोई नंबर डिवाइड करता है ना। जैसे आप ये कह दो कि भाई 2 माइनस ये ले लो 4 माइनस 6 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये भी तो आप लिख सकते हो ना, 6 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 2। भाई माइनस टाइम्स आ जाएगा उसका क्वोशिएंट आपका, लेकिन डिवाइड तो करेगा ही। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस आल्सो इंप्लाइज दैट y minus x is also divisible by 5, जैसे y minus x को डिवाइड करेगा 5, उससे आप लिख सकते हो क्या, y comma x belongs to the r। therefore r is what, r is symmetric।
ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हम लोग ट्रांजिटिव भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप देखेंगे तो आपके यानी सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको बिल्कुल सीरियस लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आप अपनी नोट्स में लिखते चलिए। ठीक है, ये बड़े काम का है सारे क्वेश्चन। होगा यूँ कि भाई जो क्वेश्चन सामने से गुजर चुका है, ठीक है, उसको एग्जाम में सॉल्व न करना पड़े, यही प्रैक्टिस है। ये एग्जाम में भी आपको वेरीफाई करना पड़ गया एग्जाम में तो भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो आपको प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि भाई जो सामने से क्वेश्चन निकला है कोशिश करो उसको, हाँ कुछ होते हैं जो रिजल्ट बेस्ड नहीं होते, उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई कितना आप रटेंगे। ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट बेस्ड है उसको तो सॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड इसका जो है सीन देख लो ट्रांजिटिव के लिए, पार्ट ट्रांजिटिव। अब इसको देखा जाए, इसको न लिखा जाए तो बहुत चीज़ें ज़्यादा समय नहीं लेगा, सॉल्व भी करेंगे तो मुश्किल से 30-40 सेकेंड में हो जाए। ठीक है, माइंड नहीं करना है, चीज़ें सब दिख ही रही। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, तो एंड एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब, ऑलरेडी रिलेशन जो डिफाइंड होता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखिए जो पॉसिबिलिटी है, हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अल्टीम भी सुनने में आ रहा था 2 पेपर होगा, पता चला वहाँ पे भी जीआईसी मेंस के जैसा कर दिया। तो हम लोग देखिए जो हम लोग की तैयारी होगी ना इस तरीके से होगी, हम लोग दोनों कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव कराए या आपका सब्जेक्टिव कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके लिए तैयार। हाँ, लेकिन जब सब्जेक्टिव करा तो उसमें लिखना थोड़ा सा मैटर करता है, आप चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे लिखते हो, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी जो है मायने रखती है ना। तो हम लोग आज प्रॉपर में लिखना भी सीख रहे हैं, तो दोनों तरीका आपको फॉलो करना है जब तक ये फिक्स ना हो जाए कि हमारा जो एग्ज़ाम का मोड होगा कि भाई आपका एज ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन होंगे या आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब एक्स का वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी रिलेशन डिफाइंड है। दिस मीन्स x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, यही तो हुआ इसका मतलब, डिविजिबल बाई 5 एंड y कामा z बिलोंग्स टू आर का मीन्स यानी y माइनस z इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अब दोनों का सम कर दिया जाए, जाहिर सी बात यदि x माइनस वाई कोई समथिंग भाई दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, अगेन इंटीजर आएगा, y माइनस वाई भी इंटीजर, जेड भी इंटीजर, इसका सब्ट्रैक्शन लेंगे वो भी इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर का सम लेंगे फिर अगेन इंटीजर आएगा। जब यानी x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5 है, y माइनस जेड भी डिविजिबल बाई 5 है, दोनों का सम करेंगे उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा 5, है ना। वो आएगा क्या यानी x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड करोगे कुछ नहीं बल्कि आपका आएगा x माइनस जेड, यानी x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 5, x माइनस जेड। अब आपको चाहिए क्या, यही तो चाहिए था ना कि भाई कोई x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r में है, तो आपको यदि x कामा z भी r में बिलोंग करता तो आप कहोगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना। तो यहाँ से आपने देखा x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, देन x माइनस z का मतलब क्या हुआ भाई, जो x माइनस y था तो इज डिविजिबल बाई 5 था, यहाँ पे x माइनस z इज डिविजिबल 5, क्या इंप्लाई करे, दिस इंप्लाई दैट x कामा z बिलोंग्स टू r। ठीक है, अभी चीज़ें कई बार हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया जा रहा है, फिर भी जिसको थोड़ा भी डाउट होगा कमेंट्स करेगा, उसको हम दोबारा फिर से क्लास में करेंगे। ठीक है, अदरवाइज सब चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। ठीक है, अब हाँ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पैटर्न वही था, बस क्वेश्चन बदला। ठीक है, तो x कामा y z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या, देखो r इज व्हाट, ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि भाई जो r था आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, है ना। यानी कोई रिलेशन जो r है तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रिलेशन r ऑन अ सेट A इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इफ r इनवर्स इक्वल्स टू r
composition R equals to is a subset of R inverse composition R equals to R, and last D है identity A, ठीक है, identity is a subset of R. यहाँ पे where identity is the IA is the identity relation on A. तो अब यहाँ पे बताना है कि रिलेशन जो R है ऑन द सेट A रिफ्लेक्सिव कब होगा. तो अभी आपने देखा था जब हमने डेफिनेशन आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब कि भाई जो सेट है कोई A है, सपोज उसमें A में जो है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक दूसरे से जो है रिलेशन होना चाहिए. यदि ऐसा है तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है ना. और इसी को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है. जैसे ये कहें कि भाई कोई सेट A है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है जो है 1 2 3, ये इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो R है उसमें क्या क्या आना पड़ेगा, यानी 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से रिलेशन होना चाहिए. इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि 1 का ये क्या है, ये हम 1 कामा 1 लिखिए, इसका मतलब क्या है, यानी 1 की इमेज 1, ठीक है. तो fx इक्वल टू क्या है, x है, यही तो आइडेंटिटी फंक्शन होता था, है ना. तो बस इसी टाइप की चीज़ यहाँ पे भी 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, इसलिए इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है. यही आइडेंटिटी क्या होता है, और हमने बताया था कि जो रिलेशन है यानी ये भी जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी क्या होगा, ये R का सबसेट ही तो होता है ना, सबसेट ही होगा. तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है. इस टाइप क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा देखिए बोर्ड पे, बस जस्ट 1-2 सेकंड लगने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं और पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि अभी जैसा कि आपका राजस्थान का भी आया है ना, ग्रेड 2 का, तो वो भी आपका तैयारी इसी में हो जाएगी. तो कई एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, खासकर 2022 में, ठीक है. उम्मीद तो आपका जो है आना जो चाहिए, वैकेंसी हकीकत ये है कि आपके पास देखिए कितने एग्जाम मैं आपको गिना देता हूँ. एक तैयारी में कितने एग्जाम आप दोगे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, ये सारी वैकेंसी संभावित है, आनी चाहिए. क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे क्या वजह है ये तो बोर्ड ही जानेगा, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि लगभग 2018 के बाद केवीएस और वैकेंसी नहीं है, 2022 चल रहा है, ठीक है. इसकी भी उम्मीद है केवीएस हुआ, एनवीएस, DSSB और आपका राजस्थान आपका जो है ग्रेड 2 ग्रेड फर्स्ट भी आने वाला है. कम से कम 6 से 7 एग्जाम आप देंगे, ठीक है, 6 से 7 एग्जाम आप देंगे. इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए, ठीक है. अब ये मत वेट करिए कि फॉर्म आएगा तब, और खासकर मैथमेटिक्स की तैयारी तो 1-2 महीने में पॉसिबल नहीं, ठीक है. यदि आप कर भी पाते हो, तैयारी कर लेते, सिलेबस पूरा पढ़ ले जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते तो भी सब बेकार है, ठीक है. आपको इतना तकलीफ होती होगी उस टाइम कि भाई तैयारी सब अच्छी रही, क्वेश्चन भी दिखेगा, आप कर ले जाओगे, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर इतना समय ही नहीं मिलेगा आप कर पाओ. रीजन वजह क्या होगी, प्रैक्टिस, ठीक है. तो तकलीफ तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब क्वेश्चन आता हुआ छूट जाए. ज़्यादातर लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या पहले तो आती है सिलेबस कवर करो. कुछ लोग मेहनत करके सिलेबस कवर कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन रुक जाता है. वजह ये है कि उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, कम समय की वजह से कम मिनिमम आपको 6 महीने चाहिए. 6 महीने उसके लिए मैं बता रहा हूँ जो मतलब सारी चीज़ें उसके माइंड में है ना, लगभग छोटी मोटी चीज़ें सब क्लियर हैं. बिल्कुल जीरो लेवल से तो 6 महीना तो कम पड़ेगा, जीरो लेवल से, हकीकत में बता रहा हूँ. इसके लिए कम से कम आपको 1 ईयर एटलीस्ट लगेगा मिनिमम, ठीक है. यदि आपको छोटी फंडामेंटल चीज़ें सब क्लियर है तो आपको 6 महीने लगेंगे कम से कम, और भी कम से कम 5-6 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है. चलिए, लेकिन हाँ एक रास्ता ये भी होता है कि यदि आप चीज़ों को, सबसे बड़ी बात हमने बताया भी है, पढ़ने से ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट होता क्या नहीं पढ़ना है ना. आपके पास दुनिया में मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके यूट्यूब में इतनी चीज़ें अवेलेबल है ना, लेकिन आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, इस चीज़ का सिलेक्शन करना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कम समय में कर सकते, तब पॉसिबल है, ऐसा नहीं, ठीक है. तो अभी सब चीज़ें तभी एक्सपीरियंस आता है जब आप काफ़ी टाइम इसमें दो, है ना. टाइम देते देते आपका फिर अटेम्प्ट निकल जाता है ना, चांस निकल जाता है, ये इशू आती है. तो बेहतर ये होता है कि आप किसी के साथ जुड़ के तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है. चाहे कोई सीनियर हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस पे, हाँ लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं, हालांकि इस मुद्दे पे हमें बात नहीं करना है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा. चलिए, ये आपका सेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये हो ही गया है ना. नेक्स्ट देखते हैं. इफ कोई सेट ए है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं और रिलेशन इस तरीके से है, ठीक है. देन आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव और नानार्थी.
तरीका क्या होता है रिफ्लेक्सिव पहचानने के लिए, मैं बता दूं आपको, अभी हमने डिस्कस किया कि जब रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है तो जो सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 यानी सभी का खुद से रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, कोई नहीं, 1 1 2 2 कुछ नहीं दिख रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं सिमेट्रिक पे, कैसे चीज़ों को पहचानते हैं। इस टाइप क्वेश्चन अक्सर मिल ही जाते हैं, है ना, तो सीख ही लीजिए। रिफ्लेक्सिव पहचान समझ गए हम कैसे पहचाना, यानी जितने भी उस सेट में एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे इसी को रिफ्लेक्सिव होना होता यानी 1 कामा 1 2 कामा 2 जो भी सेट में दिए हुए एलिमेंट्स हैं वो सारे का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होता है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में जो आर में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, उसका जैसे x कामा y है तो y कामा x भी मौजूद होना चाहिए, किसमें आर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए, कहाँ है, नहीं है। तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, और भी ऑर्डर्ड पेयर ढेर सारे हैं, इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं किसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है किसी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो बस आगे जाने की जरूरत, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं होता। ट्रांजिटिव क्या कहता है, जो रिलेशन में आर है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, यदि x कामा y है और y कामा z है तो x का z से रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखो 1 कामा 3 है, 3 कामा 4 है, 1 का किससे रिलेशन होना चाहिए, 4 से रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे मौजूद है, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ इन अ सेट ए द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस देन आर इनवर्स इज। ठीक है, कोई रिलेशन है इस सेट पे जो है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर इनवर्स, तो ये तो सिंपल सी बात है, यानी आर इनवर्स जो हो जाएगा वो यानी कोई इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव है उसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक है उसका भी इनवर्स रिफ्लेक्सिव है। यदि हम ये कहें कि आर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। ट्रांजिटिव के केस में भी ये ट्रू होता है। इट मींस इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड पे आपके सामने है, कह रहा है कि फॉर अ सेट ए एक्स वाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, पहला कि दी वाइड रिलेशन इज 5, दी वाइड रिलेशन इज 5 ऑब्वियसली तो ट्रू है ना। दी यूनिवर्सल रिलेशन, दिस यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, यानी जो यूं कहें कि आर जो है ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, ठीक है, तभी यूनिवर्सल रिलेशन होगा। एंड ये भी सही है, बिल्कुल है, एक क्रॉस ए के इक्वल है। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है, दी आइडेंटिटी रिलेशन इज, आइडेंटिटी रिलेशन ऑब्वियस सी बात ये भी ट्रू है, एंड आइडेंटिटी रिलेशन ये तो बनेगा एक्स एक्स वाई वाई। लास्ट है दी लार्जेस्ट रिलेशन, अब एक बचा तो ऑब्वियस सी बात इसको तो होना ही पड़ेगा, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग ये भी देख लीजिए, दी लार्जेस्ट रिलेशन कह रहा है ना, लार्जेस्ट रिलेशन का मतलब जानते हैं, देखिए सबसे जो स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है पता है क्या है, वो आपका इम्पटी रिलेशन होता है। सबसे यानी स्मॉलेस्ट रिलेशन जो होता है इम्पटी रिलेशन होता है। ठीक है, और जो सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है, यानी ए क्रॉस ए, जो आपका सेट गिवन है जहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है उसको क्रॉस लेने पे जो आपका आ रहा है रिलेशन, यानी उसके इक्वल हो जाए तो वो आपका लार्जेस्ट होता है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन लार्जेस्ट रिलेशन होता है और इम्पटी रिलेशन जो है सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब लार्जेस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये सारे आने पड़े, एक्स आना पड़े, एक्स वाई और वाई एक्स। यहाँ पे वाई का वाई आ जाता तो ये भी ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू, जो ट्रू ना हो, तो लार्जेस्ट रिलेशन इसको दिया, ये लार्जेस्ट रिलेशन नहीं है, तो ट्रू यही होगा। ठीक है, नॉट ट्रू होना है ना, जो गलत होते ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ रिलेशन आर इक्वल्स टू ए कॉमा सी बी डी है सी कॉमा सी, देन डोमेन ऑफ एंड रेंज, ये तो सिंपल है। ठीक है, डोमेन रेंज बताना है, कोई रिलेशन है जिसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाता है। ठीक है, और जो रेंज होता है किसी भी रिलेशन का वो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो क्या होता है, आपका रेंज होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर क्या है, ए बी सी, ये तो डोमेन हो जाएगा,
और सी बी सी क्या हो जाएगा, रेंज। तो जैसा कि सी बी सी यानी सी 2 बार आ रहा तो सेट में क्या होता है, एक्चुअली सेट हुआ ना, सेट में रिपीटेशन होता नहीं है ना, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी होना चाहिए डोमेन में, ए बी सी यहाँ पे है और सी डी, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो इजी क्वेश्चन था, इजी तो सारे ही हैं, कौन सा कठिन है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पे कह रहा है कि इन द सेट ए द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इज, ऑप्शन ए है आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, एंड ऑप्शन बी है आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, एंड ऑप्शन सी है ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक, एंड ऑप्शन डी है जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे जो रिलेशन दिया है इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी का मतलब ये कोई सेट है ये है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे है ना। तो अभी बताना है कि इक्वलिटी ऑफ रिलेशन जो होता है क्या है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक, ये ऑप्शन आपके पास है सामने है, इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये भी इजी है। देखिए जैसे मैं कहूँ कि फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में इसका सोल्यूशन, रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करेंगे, यानी कोई सेट ए है उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट रहे होंगे एक्स वाई जेड, सपोज करो समथिंग कुछ है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो इक्वलिटी ऑफ रिलेशन, कोई भी एलिमेंट खुद की इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एलिमेंट हो है ना, हमेशा क्या होगा, खुद की इक्वल तो होगा ही है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, इट मींस आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आ जाओ, फॉर सिमेट्री के केस में क्या होगा, सिमेट्री का मतलब मैं ये कहूँ कि भाई कोई भी यहाँ पे सेट ये है, ठीक है, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, यदि कहीं x इक्वल्स टू वाई है तो इसका क्या मतलब हुआ, y इक्वल्स टू एक्स भी तो हुआ, चाहे आप x इक्वल्स टू वाई बोलिए y इक्वल्स टू एक्स बोलो, दोनों बातें सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, r जो है आपका r इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, ट्रांसिटिव के केस में क्या करना है, फॉर ट्रांसिटिव यानी मान लो कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं, यदि x इक्वल्स टू वाई है एंड y इक्वल्स टू जेड है, तो क्या x इक्वल्स टू जेड होगा, ऑब्वियस सी बात है x इक्वल्स टू जेड हो जाएगा है ना, यानी x इक्वल्स टू जेड है, जब x इक्वल्स टू जेड इसका मतलब क्या होगा, r इज ट्रांसिटिव, r क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। जो r है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव का, इट मींस जो है r आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें एक एडिशन वाला एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी क्वेश्चन कभी कभी आता है ना, तो दोनों एक में बता दे रहा हूँ, एडिशन वाला मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इसी के पैरेलल है, आता है तो आप उसमें भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही टिक करेंगे, और इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसे होगा इस चीज़ को भी आप देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था भाई आपको दोनों यूज करना है मेथड्स, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड भी आप तैयारी करते चलो, साथ में सब्जेक्टिव। पता चला कि आपको 2-3 महीने बाद ही पता चला कि भाई आपका पेपर जो GICLT का है वो सब्जेक्टिव भी होगा है ना, मेंस जैसे, तो अब पता चला रही मैंने तो ऑब्जेक्टिव वाली तैयारी की थी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव की दुनिया और सब्जेक्टिव की दुनिया दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। ऑब्जेक्टिव चीज़ें करना बहुत ही आसान है और सब्जेक्टिव करना चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको और मेहनत करनी पड़ती है, तो हम लोग दोनों साथ क्यों नहीं लेके चले, ठीक है। चलो देखो इसका प्रूफ। अब कोई सेट ए है ना, क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे, इट मींस यहाँ पे r विद द रिलेशन ऑन सेट, r कोई रिलेशन है ऑन सेट पे डिफाइंड है, सच दैट a कामा b रिलेटेड टू c कामा d इफ एंड ओनली। देखिए किसी भी प्रॉब्लम में इस पे फोकस करो कि रिलेशन हमारा किस तरीके से डिफाइंड है, उसी पे सारा काम होना है, ठीक है। तो अब हमें r इज रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, सेंस यानी जो है एज सेम एलिमेंट से, यानी ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर लेके यहाँ पे, यानी ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी। अब यहाँ पे सी कामा डी, यहाँ पे भी ए कामा बी आ गया, इसका मतलब क्या, ए प्लस इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर सेकंड का सम, और इसका फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट ऐड किया जा रहा है, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आ जाएगा, जो कि बात ट्रू है, कम्यूटेटिव होता है एडिशन के केस में, इट मींस आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के केस में देखो भाई, सिमेट्रिक के लिए भाई क्या होगा, यानी मान लो लेट ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी है, तो हमें दिखाना होगा सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी,
तो इसका मतलब क्या है, लिख लो यहाँ से ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी का, यानी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, यानी बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी। क्यों, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। ठीक है, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वाइस वर्सा होता है, पहले क्लास बताइए फैमिली, यानी ये है तो आप ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो। यानी फर्स्ट का किस तरीके से डिफाइन है, फर्स्ट यानी जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट किसके साथ ऐड हो रहा है, सेकेंड बॉडी के लास्ट के साथ, और इसका फर्स्ट का सेकेंड का फर्स्ट के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करोगे, फर्स्ट का लास्ट के साथ करोगे। तो एक्चुअली आप देखो पहुँचना कहाँ, आपको यहाँ पहुँचना है, यानी सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। यानी फर्स्ट का लास्ट के साथ है, यानी सी प्लस बी हो गया, और सेकेंड का फर्स्ट के साथ डी प्लस ए है ना। इसको आप सीधे लिख सकते हो, सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी, सो आर इज व्हाट, सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाला केस लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। थर्ड पार्ट और ट्रांजिटिव, यानी ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी एंड सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ। ठीक, तो इसका मतलब देख लो, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी का मतलब क्या होगा, यानी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड इसका फर्स्ट ये जो ऑर्डर पेयर इसका फर्स्ट कंपोनेंट लास्ट के साथ साथ इसका ही, यानी सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। ठीक है, अब दोनों ऐड कर दो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो आपका डी कैंसिल आउट, सी कैंसिल आउट, बचेगा क्या यहाँ पे, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। आपको पहुँचना कहाँ पे, यहाँ पे यदि आपका आ जाए ए कामा बी रिलेटेड टू ई कामा एफ आ जाए, यानी ए आने का मतलब क्या आना आया रहा होगा, तो होगा यानी फर्स्ट का लास्ट ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ रहा होगा। देखो ना, है ना आपके सामने, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी ए कामा, देखिए हम लोग करते क्या है, प्रूफ वाले केस में ऊपर से भी चलते हैं नीचे से भी चलते हैं, फिर दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ए कामा बी रिलेटेड टू E comma F, it means that is therefore R is what, transitive। R क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। जब R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी हो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, therefore R is इक्विवेलेंस रिलेशन। R is इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई सेट ए है, ए बी सी डी के एलिमेंट्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉट अ फंक्शन ऑन ए, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बता। पहला देखिए, फंक्शन होने का मतलब क्या होता है भाई, कि यदि कोई सेट ए है तो उसके जितने भी एक्चुअली यानी एफ इज मैप फ्रॉम ए टू ए, है ना, एफ क्या होगा, इसका सबसेट ही होगा क्रॉस ए का। तो जो डोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, वो क्या होना चाहिए, उसका सभी को डोमेन वाले सेट के एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यही दो बात आपको चेक करना है। ठीक है, तो पहला देखिए, जैसे ए आपका सेट है, ए बी सी डी एलिमेंट्स है, जो पहला ऑर्डर पेयर ए बी सी डी सब में आना चाहिए। देखो यहाँ पे ए है, डी है, डी है, बी सी गायब है, तो यही दिख जाएगा नॉट फंक्शन। तो यही पहली प्रॉपर्टी फेल कर गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी है, पहला तो मिल रहा है। ठीक है, और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उससे ये ध्यान रखना है कि भाई वो जरूरी नहीं सारे हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि यानी एक पहला वाला एलिमेंट है, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसकी दो दो इमेज ना मिले, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये तो फंक्शन है, बी भी फंक्शन है, ए बी सी डी ये भी फंक्शन है, ए बी सी डी ये भी फंक्शन है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके दो इमेज मिले, कोई नहीं। यही आपका एक होगा जो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन समझ लीजिए। ए का रिलेशन डी से है, डी का ए से है, ए का बी, यानी इसका जो सी और डी है इसकी कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन आपका नहीं होगा। इट मीन्स जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक है, यही तो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द इज नॉट अ फंक्शन ऑन इट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, लेट, ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन ही है, यानी ये सीधा सीधा क्या डेफिनेशन है, कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन पहला ऑप्शन है आर इक्वल्स टू ए यूनियन बी, दूसरा ऑप्शन है आपका आर इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड आर इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो ये दो में तो कोई डाउट ही नहीं चाहिए, इसमें मान लो कभी कभी पता चला कंफ्यूज हो जाओ, तो हमने बताया है कि भाई ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, दोनों की इक्वल नहीं होता। ठीक है, जो सबसेट होता है, जो रिलेशन होता है, हमेशा आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि आपका रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो यहाँ पे देखो दिया है ना रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाँ, यदि यही पे ये क्वेश्चन पता चला आप रट लिए हो, भाई रिलेशन होता है क्या, सर ने बताया था कि जो रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी किस केस में बताया थे, भी तो याद रखो, जब आपका रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी हो, तब आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब ये तो रट लिए हो आप। अब यही कॉन्सेप्ट का मतलब होता है। अब आपके एग्जाम में ये पूछ लिया कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, पूछ लिया, उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, बी टू ए कर दिया। वहां पे भी आप रटे रहे हो, है ना, क्वेश्चन को सही से देखा नहीं, वहां पे भी एक ऑप्शन मिल गया भाई इसी तरीके से बी और सी और डी में, भाई आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपके माइंड में इसको टिक करके चलाएं, ये फिर गलत हो जाएगा। इस केस में जो रिलेशन होगा आर इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसको समझने की जरूरत है, कहाँ पे क्या होगा वो चीज़ रटिए, लेकिन चीज़ों को समझ के रटिए। ठीक है, मैं जो डेफिनेशन है सब याद रखे रहेंगे तो ईजी है चीज़ें करना, परफॉर्म बेहतर करना, चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सीधा सीधा डेफिनेशन बेस्ड था। हाँ, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन इज ए मैटर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आर क्या रिलेशन ए से बी। दूसरा कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट O of A, order of equals to M and order of equals to N, then number of relation from A to B। सीधा सीधा फार्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, 2 to the power mn। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करें। अच्छा, यहीं पे भी पूछ सकता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो भी होता है 2 to the power mn। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, वहाँ पे 2 to the power mn -1 हो जाता है, क्योंकि 5 भी होता है ना, 5 तो इम्पटी है, इसलिए उसको हटा देंगे तो बस -1 कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। कल इसके आगे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस और ढेर सारी। ये तो रिलेशन की बात होगी। ठीक है, रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग चर्चा करेंगे फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन तो हो ही गई है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे डोमेन लिंक सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।